हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र जाट आपका स्वागत करता हूं द एजुकेशन अड्डा पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की फसल उत्पादन। किसकी पढ़ रहे हैं? कक्षा 11वीं की फसल उत्पादन। पिछली कक्षा में हमने देखा था पिछली कक्षा में हमने देखा था हरित क्रांति के बारे में हमारी बात चल रही थी। किसके बारे में? हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति के पिता किसे बोलते हैं बेटा? भारत में हरित क्रांति के पिता हमने बोला था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। किसको बोला? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। और विश्व लेवल पर अगर बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन थे बेटा? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को हमने बोला था। इसके बाद मैंने एक शब्द बताया था कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था। तो हरित क्रांति शब्द जो दिया था बेटा, डॉक्टर विलियम गॉड। किसने दिया था? डॉक्टर विलियम गॉड। और हमने हरित क्रांति के बारे में देखा था 1966-67 का जो समय था, उसके बाद हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन में एक अभूतपूर्व उन्नति हमें देखने को मिली थी। आशातीत उत्पादन हमें देखने को मिला था। जितना हमने आशा की थी उससे कहीं ज्यादा हमको उत्पादन उस समय देखने को मिला था। आज हम बात करेंगे हरित क्रांति से क्या क्या लाभ हुआ थे। तो बेटा वही बात है कि जो मैंने बताया था, उत्पादन वगैरह हुआ, यही सारी चीजें हम लाभ में हमको लिखनी है। किसमें लिखनी है? लाभ में हमको लिखनी है। अब हरित क्रांति से क्या क्या लाभ है बेटे, ये हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या क्या हरित क्रांति से हमें लाभ हुए हैं, इसके बारे में हम यहाँ से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अपन हरित क्रांति के बारे में, क्या क्या लाभ थे बेटा। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि ने न केवल देश को बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण में सक्षम बनाया, बल्कि भारत में खाद्यान्न निर्यातक देश की श्रेणी में आ गया। क्या था बेटा? हरित क्रांति के बाद देश में बढ़ती जनसंख्या का भरण पोषण करने की एक बहुत बड़ी संकट या समस्या उस समय की सरकार के समक्ष खड़ी हुई थी। लेकिन हरित क्रांति के बाद जो खाद्यान्न उत्पादन था उसमें अचानक तीव्र गति से वृद्धि देखने को मिली और लोगों का जो भरण पोषण होता था वो भी आसानी से उस समय के हरित क्रांति के बाद होने लगा। और हमारा देश जो कि हरित क्रांति के पहले खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हरित क्रांति के बाद हम आत्मनिर्भर बने और दूसरे देशों में हमने खाद्यान्न का निर्यात प्रारंभ किया। यहां तक हमने बात हो गई थी, यहां तक मैंने आपको इसी लाइन में लिखा हुआ ये समझा दिया है। निर्यातक देशों की श्रेणी में आ गया, मतलब हम दूसरे देशों को निर्यात करने लग गए थे। खेती का एक नया आयाम मिला। अब कृषि केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, बल्कि आर्थिक लाभ एवं पूंजी निर्माण का साधन भी बन गई है। इसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर के नाम से संबोधित किया गया। मतलब कृषि केवल जीवन यापन करने के लिए ना होकर बेटा एक उद्योग का या धंधे का रूप लिया यहाँ पर किसने? कृषि ने। और इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब सघन कृषि। इंटेंसिव का मतलब होता है बेटा सघन कृषि। सघन कृषि के रूप में जानी जाने लगी। किसके रूप में बेटा? सघन कृषि या इंटेंसिव एग्रीकल्चर के रूप में जाने लगी। इसके बाद भंडार को भी सुरक्षित रखना संभव हो गया। बेटा हरित क्रांति के पहले हमारे देश में इतने अच्छे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड नहीं हुआ करते थे, जिससे क्या होता था बेटा? फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। लगभग 30 से 32% जो फसलों का नुकसान होता था बेटा, वो फसल बीमारी और कीटों के द्वारा होता था। फसल बीमारी और कीट लगते हैं बेटा, कीट पतंगे लगते हैं फसलों में, उसके द्वारा उस समय पर नुकसान हुआ करता था। लेकिन हरित क्रांति के बाद हमने नई विचारधारा के साथ कृषि प्रारंभ की, नए नए वैज्ञानिक तरीके अपनाए और उसमें नए नए कीटनाशकों का निर्माण हमारे देश में होने लगा। विदेशी कंपनियां हमारे देश में कीटनाशकों का क्या करने लगी बेटा? निर्यात आयात होने लगा। कई कंपनियां ऐसी है जो हमारे देश में स्टेबलाइज हुई उसके बाद, और फसलों को नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशक बाजार में उपलब्ध हुए। आज तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार के कीटनाशक हमारे यहाँ अवेलेबल है। तथा अन्न भंडारण को भी सुरक्षित रखता है। पहले क्या होता था बेटा कि जो अन्न होता था या जो उत्पादन होता था वो खेत से घर तो आता था, लेकिन घरों पर सुरक्षित भंडारण नहीं होने के कारण काफी नुकसान किसान को उठाना पड़ता था। जैसे आपने देखा होगा बेटा पुराने समय में या अभी भी हम देखते हैं कि घर पर जब हम गेहूं का भंडारण करते हैं, इस टाइप में कहीं पर गेहूं का भंडारण हम करते हैं बेटा,
और उसमें जो दवाई वगैरह अगर हम उसमें सुरक्षित तरीके से ना रखते हैं, दवाई वगैरह ना रखते हुए, तो जो नीचे के जो गेहूं होते हैं बेटा, ये नीचे के जो गेहूं होते हैं, इनमें फिजिकल प्योरिटी या टूट फाट, उसमें हल्के हल्के जो घुन हम बोलते हैं, घुन बोलते हैं बेटा, क्या होता है, घुन वगैरह पड़ जाते हैं और पूरी हमारी जो भंडार जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं नुकसान की ओर जाता है, या नुकसान उसमें अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। तो भंडारण को भी सुरक्षित रखा। इसके बाद कृषि के उत्पादन बढ़ने से कृषि संबंधित कई उद्योग स्थापित हुए। अब बेटा कृषि का उत्पादन बढ़ा, कृषि के जो फसलें वगैरह इनका उत्पादन बढ़ा, तो उससे संबंधित क्या हुआ बेटा, व्यवसाय भी बढ़े। कृषि से संबंधित व्यवसाय बहुत सारे होते हैं, जैसे डेयरी फार्म बढ़े, क्योंकि डेयरी फार्म में क्या पशु को खाने के लिए चारे की फसल जो होती है, फूडर क्रॉप्स होती है, उनका उत्पादन हुआ, तो पशुपालन भी कहीं ना कहीं ग्रोथ करा। कपास हमारे देश में बहुत अच्छा हुआ, कॉटन बहुत अच्छा हुआ, तो हमारे देश में कपड़े मिलों का, जो कपड़े बनाने की जो मिलें होती है, इनके कारखाने स्थापित हुए। गन्ना का उत्पादन हमारे देश में बहुत अच्छा हुआ, तो हमारे देश में चीनी उद्योग बहुत तीव्र गति से वृद्धि कर रहा है। जैसे जैसे गन्ना का उत्पादन बढ़ा, हमारे देश में चीनी मिली बढ़ने लगी बेटा। जो चीनी की जो मिलें हैं, ये चीनी की मिलें काफी संख्या में बढ़ने लगी। आज अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा चीनी मिल कहाँ है बेटा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है बेटा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें सर्वाधिक है। कहाँ पर है बेटा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चीनी की सर्वाधिक मिलें हैं। इसके बाद अगर बात करें हम, तथा कृषि में अच्छी लागत, जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, मशीन आदि से संबंधित कई राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित हुई। अब अच्छे बीजों की आवश्यकता किसानों को लगी, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने नए नए बीज बनाने चालू करे और नई नई बीज से संबंधित कंपनियां स्थापित करी। एग्रीकल्चर में मशीनों का जो है, मशीनरी है, इनका प्रवेश हुआ। तो मशीनरी में बहुत सारी कंपनियां, आपको पता, ट्रैक्टर आते हैं, कल्टीवेटर आते हैं, हेरो आते हैं, बहुत सारी चीजें भूमि को समतल करने के लिए आती है। बहुत सारी चीजें आज एग्रीकल्चर पूरी तरह से वैज्ञानिक तरह से खेती हो रही है, तो मशीनों का प्रवेश हमारी कृषि में हुआ। इससे संबंधित कई अंतरराष्ट्रीय बहुअंतरराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित हुई, जैसे ट्रैक्टर की ले लो, मशीनें ट्रैक्टर की ले लो, हार्वेस्टर ले लो। पहले गेहूं को 10 एकड़ गेहूं को काटने में 2 या 3 दिन का समय लग जाता था मजदूरों के द्वारा, वहीं आज उस हार्वेस्टर या मशीन के द्वारा उसी खेत को 1 या 2 घंटे में पूरी तरह से काट कर, उसकी जो बोलते हैं ना अपन, जो गेहूं को काटने के बाद, अब क्या, पहले क्या होता था, गेहूं को पहले मजदूरों से कटवाते थे, फिर उसकी बुशनिंग करते थे। बुशनिंग मतलब दाना और उसका जो ऊपर का छिलका होता है बेटा, उसे अलग किया जाता था, वो अलग मशीन से करते थे। लेकिन हार्वेस्टर आने के बाद सारा काम 1 ही घंटे या 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता, भूस अलग निकल जाता है और दाने अलग निकल जाते हैं। यहां तक समझ में आया बेटा। इसके बाद रोजगार के नए नए अवसर खुले। अब अगर हमारे देश में नई नई कंपनियां आएगी, तो ऐसा तो कोई है नहीं कि वो कंपनी एक ही आदमी चलाएगा, उसके लिए व्यक्तियों की जरूरत लगेगी बेटा, ह्यूमन रिक्रूटमेंट होगा, अरे मानव शक्ति का उपयोग होगा, मानव श्रम का उपयोग होगा। और श्रम से बात आती है कि आज श्रमिक दिवस है, 1 मई, क्या है बेटा, श्रमिक दिवस है ना, क्या है, श्रमिक दिवस है। इसके बाद नए नए रोजगार के अवसर खुले, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। अरे कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, और आज राष्ट्रीय आय का कितना, 17% जीडीपी किससे बढ़ता है बेटा, 17% हिस्सा जीडीपी में किसका योगदान है बेटा, एग्रीकल्चर या कृषि का योगदान है। यहां तक सभी को समझ में आया होगा। यहां तक अपनी बात हुई थी हरित क्रांति से हमें क्या क्या लाभ हुए। अब जहां पर लाभ होगा बेटा, वहां पर हानियां भी होगी, क्योंकि एक ही सिक्के के 2 पहलू है, लाभ और हानि। एक ही सिक्के के 2 पहलू है, लाभ और हानि। अब लाभ हुआ तो क्या होगा बेटा, हानि भी होगी। अब हम देखते हैं क्या क्या हानि हुई होगी, हरित क्रांति से क्या क्या हानि हुई है वो हम देखने वाले हैं बेटा, है ना। डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, उत्पादकता बरकरार रखना असंभव, ये पहला पॉइंट है बेटा, उत्पादकता रखना असंभव, बरकरार रखना असंभव। इसका एक छोटा सा एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूं कि लगातार पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड अगर खेत में लगातार हम डालते रहेंगे, अधिक उत्पादन की लालच में, अत्यधिक उत्पादन की लालच में हम ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक, पेस्टिसाइड या उर्वरकों का, जब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग खेत में करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, तो हमारी उत्पादकता भी क्या होगी बेटा, कम होगी। यहां समझ में आया, इतना सा पॉइंट है, मैं आगे बताऊंगा बेटा। हरित क्रांति के दौरान बेशक उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई, परंतु कुछ ही वर्षों में यह महसूस किया गया
कि यह उत्पादकता टिकाऊ नहीं है। उच्च मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया, जिससे कीटों एवं कई बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। उच्च मात्रा में रासायनिक खाद के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता उत्तरोत्तर घटने लगी। अरे यही बात मैंने आपको बोली, अरे यही बात मैंने आपको अभी बोली है कि ज्यादा मानव क्या होता है बेटा, मानव जो इंसान होता है ना बेटा, बड़ा लालची होता है। कैसा होता है? लालची होता है, उसके अंदर लालच होती है। अगर वो एक बार लाभ कमा लेता है तो वो चाहता है कि अगली बार मैं इससे ज्यादा लाभ कमाऊं। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है बेटा लालचीपन की। किसकी होती है? लालचीपन। मनुष्य लालच प्रवृत्ति का प्राणी है, लालची प्रवृत्ति का प्राणी है मनुष्य। अब अगर एक साल में, जो मेरा खेत है, मैं किसान हूं, अगर एक साल में मेरे खेत में 1 एकड़ का खेत है और मुझे वहां से 15 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ। कितना क्विंटल का उत्पादन हुआ बेटा? 15 क्विंटल का उत्पादन हुआ। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं सोचूंगा कि 15 को कैसे बढ़ाकर मैं 20 क्विंटल पे लेके जाऊं। तो इसको बढ़ाने के लिए ऐसा तो कोई है नहीं कि मैं खेत में जाके पौधों की लंबाई अपने हाथ से बढ़ा दूंगा या उनमें बालियां अपने हाथ से लगा दूंगा, ऐसा तो नहीं होता है ना बेटा। तो मैं क्या करता हूं, अधिक उत्पादन लेने के लिए खेतों में ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का यूज करना लगूंगा, कि ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद में खेत को दूं ताकि वो प्लांट को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन या पोषक तत्व प्रदान करे और मेरा उत्पादन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होने लगे। रासायनिक खाद के साथ साथ मैं कीटनाशक दवाइयां डालना लगूं, खेत में दवाइयां डालने लगूं, ताकि जिससे उससे कीट पतंगों के द्वारा मेरी फसल को नुकसान ना हो और मैं उत्पादन ज्यादा से ज्यादा ले सकूं। ये कब तक चलेगा बेटा? 1 बार, 2 बार, 3 साल तक चलेगा। चौथे साल धीरे धीरे इन रासायनिक खादों का दुष्परिणाम हमको देखने को मिलेगा। और दुष्परिणाम क्या होगा बेटा, कि जो सोइल की फर्टिलिटी होती है, जो सोइल के अंदर, मृदा के अंदर लाभदायक जीवाणु वगैरह जो होते हैं बेटा, वो कहीं ना कहीं मरने लग जाते हैं, क्योंकि इन कीटनाशकों के अति प्रयोग से वे जो जीवाणु रहते हैं, जो लाभदायक जीवाणु होते हैं बेटा, वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। और जब लगातार हम इंसेक्ट या कीटों को मारने के लिए जब लगातार उसमें दवाई डालते हैं, हर साल दवाई डालते हैं, ज्यादा से ज्यादा दवाई डालते हैं, तो बेटा एक समय ऐसा आता है कि जो वो कीट होते हैं बेटा, उस दवाई के प्रतिरोधी हो जाते हैं, मतलब उस दवाई के लिए रेसिस्टेंस हो जाते हैं। फिर उनके ऊपर उन दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे हम किसी व्यक्ति को लगातार डराते रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा बेटा कि वो डरते डरते व्यक्ति इतना कठोर हो जाएगा एक दिन कि फिर वो हमसे डरने वाला नहीं है। इसी प्रकार यही नुकसान हमें हरित क्रांति के बाद कृषि में देखने को मिला था। लगातार अधिकतम कीटनाशी, रासायनिक उर्वरक, इनका प्रयोग हम खेत में करने लगे, हमारी फील्ड में इनका उपयोग करने लगे। तो एक समय ऐसा आया बेटा कि जब हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी होती है, मृदा उर्वरता होती है, वो कहीं ना कहीं दिन ब दिन लॉस होती जाती है, दिन ब दिन घटती जाती है। इसके बाद उच्च मात्रा में कीटनाशकों एवं रोगाणुनाशकों के प्रयोग ने मिट्टी एवं जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न कर दी। अरे बेटा, जल प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। जब हम दवाइयां, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, कुछ भी अगर हमारे खेत में हम जब स्प्रे करते हैं बेटा, तो उसके कुछ ना कुछ जो कण रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं, वो पार्टिकल्स हवा में घुलकर वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। किसको नुकसान पहुंचाते हैं बेटा? वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए वायु प्रदूषण, और जब हम जल सिंचाई करते हैं तो जल जो सिंचाई होता है उसका जब जल निकास करते हैं तो उसके कुछ पार्टिकल्स, जो रासायनिक उर्वरक या जो हम डाली गई पेस्टिसाइड या कीटनाशक दवाइयां होती है बेटा, उसके पार्टिकल्स भी जल में बहकर नदी या नालों में जाते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं जल प्रदूषण का सामना हमें करने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये अपने हरित क्रांति से हानियां हमने देख ली, हरित क्रांति से लाभ हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद अगली हानि है नंबर 3, छोटे किसानों के लिए खेती के कठिन कार्य। छोटे किसानों के लिए खेती एक कठिन कार्य। पहले क्या होता था बेटा, पहले के समय में किसानों के पास, कुछ किसानों के पास ज्यादा जमीन रहती थी, कुछ किसानों के पास कम जमीन रहती थी। तो उस समय बेटा कोई मशीनीकरण नहीं था, कोई दवाइयां, कोई कीटनाशक वगैरह, ऐसी कोई भी स्थितियां उस समय पर नहीं थी। सभी किसान दिल से मेहनत करते थे, रात और दिन खेत पर मेहनत करते थे अपने परिवार के साथ और उत्पादन लेते थे। लेकिन आज के समय में जो बड़े बड़े किसान है बेटा, मान लो कोई बड़ा किसान है अपने यहाँ पर, अगर कोई बड़ा किसान है और वो बड़ा किसान क्या करता है बेटा, हमारे अपने खेतों में बहुत अच्छे से मशीनीकरण के द्वारा खेती करता है और बहुत अच्छा उत्पादन वो वहां से लेता है।
वहीं छोटा किसान होने की वजह से उसका उत्पादन कम होता है और वो कहीं ना कहीं मशीनीकरण से वंचित रहता है, महंगी महंगी दवाइयां वो बाजार से नहीं खरीद पाता है और उसका उत्पादन कहीं ना कहीं बहुत कम देखने को मिलता है। उत्पादन अगर कम देखने को मिलता है उसका उसका उत्पादन अगर कम देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव उसे अपने दिमाग पर महसूस करना पड़ सकता है। अगर नकारात्मक प्रभाव अगर वो अपने ऊपर देखेगा तो कहीं ना कहीं उसका खेती से मन भी उखड़ने लग जाएगा। यही बात इसमें बोली गई है। कैसे बोली गई है देखते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप प्रमाणित बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं, मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता ने कृषि को पूंजी प्रधान बना दिया। भारत जैसे देश में जहां किसानों में इतनी गरीबी व्याप्त है, इस विधि से कृषि करना एक दुर्लभ कार्य हो गया है। किसान कर्ज के बोझ में दबते चला गया तथा उन्हें आत्महत्या पर उतारू होना पड़ा। जहां लाभ होता है बेटा वहां पे ही हानियां होती है। तो यही हानि इसमें बोली गई है कि हमारे देश में छोटे किसान है बेटा, हमारे देश में जो सीमांत किसान है बेटा उसकी जनसंख्या 60 से 65% है। कितने परसेंट बेटा? जो सीमांत किसान है, जो छोटे किसान है, उनकी संख्या 60 से 65% है हमारे देश में। ठीक है, तो ये किसान आसानी से, ये छोटे जो किसान होते हैं बेटा, छोटे किसान जो होते हैं ये दवाइयां वगैरह, रासायनिक खाद, उर्वरक प्रत्येक वर्ष लेने के लिए कहीं ना कहीं कर्ज का सहारा लेते हैं। किसका? कर्ज का सहारा लेते हैं। और एक समय ऐसा होता है कि दिन ब दिन प्रति वर्ष जब ये कर्ज लगातार बैंकों से या साहूकारों से बैंक लेते हैं और एक समय ऐसा आता है बेटा ये कर्ज के दबे दब जाते हैं, कर्ज के तले दब जाते हैं और कहीं ना कहीं एक ऐसी विषम परिस्थितियां आती है कि इन्हों आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। उसका एक कारण ये भी है बेटा क्योंकि भारत की जो कृषि है छोटे किसान है। और पहली बात मैंने आपको बोली थी कि भारतीय कृषि एक मौसम का जुआ है बेटा। कैसा है? मौसम का जुआ हम इसे बोल सकते हैं। कैसा बेटा? मौसम का जुआ इसे हम बोलते हैं। भारतीय कृषि को मौसम का जुआ बोलते हैं। जब आप अत्यधिक कर्ज लेकर आधुनिकीकरण के द्वारा कृषि करते हो और कभी कभी मौसम या वातावरण हमारा साथ नहीं देता है और हमारी पूरी फसल चौपट हो जाती है, उस समय ये देखना बड़ा दर्दनाक या दुखदायी होता है और वो किसान कर्ज के तले ही अपनी आत्महत्या कर लेता है। और आज ये आंकड़े भारत में किसानों की आत्महत्या के दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद अगला है अपना पॉइंट इसमें हानियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भरता बढ़ती गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भरता बढ़ती गई। हरित क्रांति में बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों की अनिवार्यता ने किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से इन सामानों की खरीद के लिए बाध्य किया गया। मतलब कहने का मतलब है हरित क्रांति में जो बीज है, रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक की अनिवार्यता ने किसान जो है बेटा ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों से ही खरीदने के लिए इन्हें बाध्य किया गया। कहने का मतलब है बाध्य किया गया मतलब ये उन्हीं से खरीदते थे। और उस समय क्या होती थी बेटा? मोनोपोली होती थी। मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार। एक अधिकार का मतलब होता है, एकाधिकार का मतलब होता है वैसा बाजार जहां पर बेचने वाला एक हो और खरीदने वाले बहुत सारे हो। और जब ऐसी स्थिति आती है बेटा कि जब बेचने वाला एक हो या सेलर एक हो और खरीदने वाले या बायर बहुत सारे होते हैं, उस स्थिति में वो जो भाव होते हैं, जो प्राइस होती है बेटा, वो अपने अनुसार ही वहां पर फिक्स करते थे। अगली बात है बेटा कृषि से मुख्य मुनाफा इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को होने लगा तथा किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। अब बेटा कहने वाली बात यह है कि किसानों को तो यहाँ पर कोई ज्यादा लाभ देखने को नहीं मिला, लेकिन इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बहुत ज्यादा मुनाफा हमें देखने को मिला है। आज 1600-2000 रुपए लीटर की दवाइयां किसानों को मार्केट में बेची जा रही है। इसका एक अच्छा उदाहरण और देख सकते हो। जो शराब के ठेके होते हैं बेटा, दारू के ठेके होते हैं, आज तुम देख रहे हो शराब पीने वालों का तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन शराब बेचने वाले आज करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं। शराब पीने वालों का तो कुछ नहीं हो रहा है, 2 घंटे या 4 घंटे में नशे में धुत होकर घरों में लड़ाई ही करते हैं। यही नुकसान होता है बेटा, लेकिन फायदा कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता है। और जो शराब बेच रहे हैं बेटा वो आज करोड़ों में खेल रहे हैं। यही बात मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है बेटा? क्या मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रही है चीजें? एक बार मुझे कंफर्म करें तो मैं आगे बढ़ूं कि हाँ सर जो आप समझा रहे हो ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। एक बार कमेंट सेक्शन में बोल दे हाँ सर हमें बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही है। तो मैं अगले पॉइंट पर चलता हूं।
ये तो हानियां मैंने आपको बता दी है हरित क्रांति की। अगला पॉइंट है सिंचाई की अधिकता के दुष्परिणाम। सिंचाई के अधिकता के दुष्परिणाम, जब कोई भी चीज बेटा, किसी भी चीज की अति होती है तो उसका कहीं ना कहीं हमें नुकसान देखने को मिलता है। किसी भी चीज की जब अति होती है तो उस समय हमें उस चीजों का नुकसान देखने को मिलता है। जैसे कि बेटा सिंचाई के साधन पर्याप्त हैं, बहुत सारी सिंचाई की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे देश में चालू है। अब किसान क्या करता है, जिस फसल को 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है वो उसी फसल में 6-6 सिंचाई दे देता है कि हमारा उत्पादन ज्यादा होगा। जिस फसल को 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है किसान उसमें 6-6 सिंचाई उस समय अपनी फसलों में कर देते हैं। और अगर ज्यादा अत्यधिक सिंचाई होती है तो उससे भी बेटा हमें कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलता है। अत्यधिक सिंचाई जो सोइल की जो अत्यधिक सिंचाई से क्या होता है बेटा, अगर मान लो ये मेरी फसल लगी हुई है, अगर मान लो ये मेरी फसल लगी हुई है, इसको मात्र 4 सिंचाई की आवश्यकता है और हमने कितनी दी बेटा, हमने इसे 6 सिंचाई दे दी, तो बेटा यहाँ पर जो जल रहेगा बेटा उसकी लवणीयता क्षारीयता होने की समस्या भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। और जब ये लवण या क्षार यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे तो ये जो फसल होती है बेटा, इन फसलों की जड़ों पर यह हानिकारक या दुष्प्रभाव दुष्परिणाम देखने को इनकी जड़ों पर मिलता है। और जब जड़ ही खराब हो जाएगी बेटा तो कहीं ना कहीं पौधों पर इसका नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। कैसा प्रभाव बेटा, नकारात्मक प्रभाव हमें यहाँ पर इसको देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं बेटा हम सिंचाई के बारे में और उसमें समझा देता हूं। सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता ने बड़े बड़े डैम, कैनाल बनाने तथा भूजल दोहन के लिए मजबूर किया। अब क्या हुआ बेटा, जैसे जैसे देश में सिंचाई की आवश्यकता बढ़ी, खेत का आधुनिकीकरण हुआ, खेती का आधुनिकीकरण हुआ, सिंचाई की आवश्यकता लगी, तो लोगों की मांग के अनुसार जो केंद्रीय सरकार थी उन्होंने क्या किया बेटे, बड़े बड़े डैम बनाए। अब बड़े बड़े डैम बनाने में क्या नुकसान हुआ, जो डैम बनाने से ये नुकसान हुआ बेटा कि डैम बनाने के लिए एक बहुत अत्यधिक जगह की आवश्यकता होती है, आप सभी जानते हो। ऐसा तो नहीं है जरा सी जगह पर डैम बना दिया और वहां पर पानी हमने किसानों के लिए छोड़ दिया। तो डैम बनाने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी जगहों का चुनाव हुआ। तो उस समय उस दायरे में आने वाले कई घरों मकानों को उन्होंने बेघर किया बेटा। कई मकान जमीनें को मतलब सरकार ने हड़पने का काम किया और बहुत सारे लोगों को अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए मजबूर किया। तो बहुत लोगों को इन्होंने बेरोजगार भी किया है। बड़े बड़े कैनॉल बने हैं, कैनॉल यानी नहरें बनी है बेटा, तो इससे कहीं ना कहीं बेटा जो भूजल का स्तर है वो भी कहीं ना कहीं नीचे गया है। इसके साथ साथ अत्यधिक सिंचाई से जहां मिट्टी में लवणता की समस्या उत्पन्न हुई, वहीं दूसरी ओर कई पादप बीमारियों का प्रकोप बढ़ा। जैसे मैंने आपको बेटा एक अपना इसमें पार्ट आएगा या चैप्टर आएगा जल निकास, उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे अगर अत्यधिक जल मिट्टी में पड़ा रहे तो उससे हमें हानिकारक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा। अगर पानी भरा रहेगा तो मच्छरों की समस्या रहेगी, लगातार हमारा प्लांट जो है वो पानी में रहेगा तो प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और अगर प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है हमें। फसलों की विभिन्न विभिन्न प्रकार के नुकसान भी हमें सिंचाई की अधिकता के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। अगला क्या है बेटा, फसलों की जैव विविधता में कमी, द लॉस ऑफ क्रॉप बायोडाइवर्सिटी। किसानों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रमाणित बीज लेकर कृषि करना शुरू कर दिया, अतः फसलों की कई परंपरागत किस्मों का धीरे धीरे विलुप्तीकरण शुरू हो गया। प्रमाणित बीजों के प्रयोग ने मोनोकल्चर कृषि को बढ़ावा दिया तथा फसल जैव विविधता का ह्रास होने लगा। कहने का मतलब यह है बेटा, कंपनियों से लोगों ने क्या करा, किसानों ने उस समय पर प्रमाणित सर्टिफाइड सीड लेना चालू किया, और अगर कंपनियों से वो सर्टिफाइड सीड लेकर वो अपने खेतों में लगाने लगे तो इससे क्या हुआ, जो परंपरागत या ट्रेडिशनल जो हमारी फार्मिंग थी उस समय की, ट्रेडिशनल जो बीज थे, जो वेराइटियां थी, वो कहीं ना कहीं उनका दोहन होने लगा या वो कहीं ना कहीं विलुप्त की ओर होने लगी। क्योंकि किसान जो मानव प्रजाति है या मानव जाति है कैसी है बेटा, अभी मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, बड़ी लालची प्रकार की है, वो अधिक से अधिक उत्पादन लेना चाहती है। तो इन प्रमाणित बीजों से उनका उत्पादन बढ़ा तो कहीं ना कहीं पुरानी किस्मों को उन्होंने दरकिनार किया और उनका विलुप्तीकरण होने लगा। साथ ही में प्रमाणित बीजों के प्रयोग से मोनोकल्चर कृषि पद्धति अपनाई। मोनोकल्चर का मतलब होता है बेटा एक ही खेत में लगातार एक ही प्रकार की फसल की खेती करना। एक होता है मोनोक्रॉपिंग और एक होता है मोनोकल्चर। ये मैं आपको कल बहुत अच्छे से समझा। मोनोकल्चर देख लो बेटा एक बार कि अगर ये खरीफ
रबी और जायद। हमारा खरीफ से स्टार्ट होता है हमारा सीजन, खरीफ रह जायद। मोनोकल्चर में बेटा सिर्फ एक सीजन में ही फसल लगाई जाती है, दो सीजन की फसलें छोड़ दी जाती है। और अगर मोनोक्रॉपिंग की बात करें हम, तो खरीफ, रबी और जायद, मोनोक्रॉपिंग में एक ही प्रकार की फसल तीनों सीजन में लगाई जाती है। जब कल हमारा लेक्चर रहेगा तो मैं आपको मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर और सोल क्रॉपिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। कल आप कहीं मत जाइए, ऑनलाइन आइए और मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर और मोनो सोल क्रॉपिंग के बारे में अच्छे से मैं समझाऊंगा। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय विज्ञान।